बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, मुसन्निफ असलम राही MA। पार्ट 13। कजला खान एक रोज अपने घोड़े को खुरैरा कर रहा था कि मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। खुरैरा हाथ में पकड़े ही पकड़े वो बैरूनी दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा जब उसने खोला तो दरवाजे पर हसीनो खूबसूरत एतमर और बारबत दोनों बहन भाई खड़े थे। कजला खान को उस हालत में देखते हुए एतमर मुस्कुराती मकान में दाखिल हुई। बारबत ने दरवाजा बंद किया। फिर एतमर गौर से कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, आपके हाथ में खुरैरा है, लगता है आप घोड़े को खुरैरा कर रहे थे। इस पर कजला खान ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई, फिर दीवान खाने की तरफ बढ़ा। खुरैरा एक तरफ उसने रख दिया। उसके पीछे पीछे एतमर और बारबत दोनों बहन भाई भी दीवान खाने में दाखिल हुए। तीनों नशिस्तों पर बैठ गए। गुफ्तगू का आगाज एतमर ने किया और कजला खान को मुखातिब करके कहने लगी, हमने सुना है कि आने वाली सुबह को सुल्तान अपने लश्कर के साथ नासिरुद्दीन का बादशाह पर जरब लगाने के लिए कूच करने वाला है। इस पर कजला खान ने पहले असबात में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगा, एतमर तुमने दुरुस्त सुना है, लश्कर अगली सुबह को नहीं बल्कि आने वाली शब के पिछले पहर को दहली से कूच कर जाएगा। उस मौके पर एतमर ने गौर से कजला खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, इसका मतलब है कि अगर मैं और बारबत दोनों बहन भाई इस वक्त ना आते तो आने वाली शब के पिछले पहर में आप हमसे मिले बगैर ही लश्कर में शामिल होकर कूच कर जाते। ये तुम्हारा अंदाजा है। मुस्कुराते हुए कजला खान ने कहा, और यह अंदाजा दुरुस्त नहीं है। कूच करने से पहले मैं जरूर तुम्हारे यहाँ आता और तुम लोगों से मिलकर जाता। देखो एतमर, तुम्हारे साथ अब मेरा एक रिश्ता है जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। कजला खान के उन अल्फाज पर एतमर संजीदा हो गई, फिर कहने लगी, बाबा ने बताया था कि आप लश्कर के साथ कूच करने वाले हैं। इस बिना पर मैं बाबा और अम्मा से इजाजत लेकर आई हूं ताकि आपकी रवानगी से कबल आपके लिए कुछ चीजें खरीद सकूं। मेरे लिए चीजें खरीद सको? वो कौन सी और कैसी चीजें? बारबत कजला खान और एतमर की उस गुफ्तगू से मुस्कुराए जा रहा था और लुत्फ अंदोज हो रहा था। फिर एतमर कजला खान को मुखातिब करते हुए दोबारा बोल उठी, आपके लिए कुछ कपड़े और दीगर सामान। दीगर सामान में क्या चीजें होती हैं? इस पर एतमर खुलकर हंसती कहने लगी, इस वक्त मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जब बाजार से लौट कर आऊंगी फिर बताऊंगी कि मैंने आपके लिए क्या खरीदा है। एतमर यहीं तक कहने पाई थी कि कजला खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, तुम दोनों बहन भाई बैठो, मैं बस अभी आया। उसके साथ ही बड़ी तेजी से कजला खान दीवान खाने से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा। उसके हाथ में नकदी की एक थैली थी और वो थैली उसने एतमर के सामने रखी और कहने लगा, अगर तुमने मेरे लिए कुछ खरीदना ही है तो नकदी की ये थैली अपने साथ लेकर जाओ और तुम सारी खरीदारी इसी में से करोगी। एतमर ने मुस्कुराते हुए नफी में गर्दन हिलाई, कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस खरीदारी का मैं जिक्र कर रही हूं उसकी इजाजत मैं बाबा और अम्मा से ले चुकी हूं। इसके लिए बाबा ने मुझे रकम भी फराहम कर दी है, लिहाजा आपसे मैं कुछ नहीं लूंगी। इसलिए ये जो थैली आप निकाल कर लाए हैं इसे संभाल कर रखिए। इसे जहां से लाए हैं वहीं रखाइए। मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। जैसा मेरे बाबा और अम्मा के दरमियान तय हुआ है उसी के मुताबिक खरीदारी की जाएगी। उस मौके पर कजला खान मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसके बोलने से पहले ही एतमर बोल उठी, कहने लगी, इस वक्त मैं और बारबत आपके पास इसलिए आए हैं ताकि आपसे ये कहें कि आप तैयार होकर हमारी हवेली में आ जाइए। शाम का खाना आप वहीं खाएंगे, शब बसरी भी वहां करेंगे और जिस वक्त लश्कर ने कूच करना होगा उस वक्त आप हवेली से निकलकर मुस्तकर की तरफ चले जाइएगा। एतमर जब खामोश हुई तब कजला खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, एतमर जो कुछ तुमने कहा है इसमें से आधा मैं मानने के लिए तैयार हूं, बाकी आधा जो है। कजला खान को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए एतमर बोल उठी, बाकी आधा आप क्यों नहीं मानते? उस मौके पर कजला खान संजीदा हो गया, कहने लगा, एतमर रवानगी से पहले मैं तुम्हारे यहां आऊंगा, तुम लोगों से मिलकर जाऊंगा। शाम का खाना भी तुम लोगों के साथ खा लूंगा, लेकिन शब बसरी नहीं करूंगा। देखो एतमर, कजला खान को एक बार फिर रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में एतमर बोल उठी, अब आप ये कहेंगे कि अगर आप शब बसरी वहां करते हैं तो लोग उंगलियां उठाएंगे। ये कहेंगे कि कजला खान निज़ा खान की हवेली में क्यों शब बसरी करता है, क्यों कयाम करता है। सबसे बड़ा एतराज तो फखरुद्दीन करने वाला है। ये भी सोचते होंगे कि लोग कहेंगे कि निज़ा खान के यहाँ उसकी एक नौजवान बेटी है, लिहाजा कजला खान को वहां कयाम नहीं करना चाहिए। और आप ये भी तो सोचेंगे निज़ा खान की जो बेटी है उसे तो हालात ही नहीं, माँ बाप ने भी आपसे मंसूब कर दिया है। मेरा आपके साथ एक रिश्ता है, उस रिश्ते को सामने रखते हुए आप जब और जिस वक्त चाहे हमारी हवेली में आ सकते हैं।
शब बसरी भी कर सकते हैं। किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और अगर कोई एतराज खड़ा करता है तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कजला खान कहने लगा, एतमर, जो रिश्ता मेरे और तुम्हारे दरमियान है वो बड़ा बाइज्जत और बड़ा पुरवकार है। उस रिश्ते से हमें कोई महरूम नहीं कर सकता। फखरुद्दीन जैसे हजारों आ जाएं तब भी मेरे और तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता है उसे ये लोग खत्म नहीं कर सकते। जहां तक फखरुद्दीन का ताल्लुक है, अब उसकी मजाल और जुर्रत नहीं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान वो इस मामले में बोल भी सके। एतमर, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, वहां कुछ देर बैठकर मुस्तकर की तरफ जाऊंगा, सारे इंतजामात देखूंगा, वापिस आकर शाम का खाना आप लोगों के साथ खाऊंगा। उसके बाद मैं घर वापिस नहीं आऊंगा, वहीं से मुस्तकर की तरफ चला जाऊंगा और लश्कर के साथ वहीं से कूच कर जाऊंगा। इतना कहने के बाद कजला खान रुका, फिर बड़ी गौर से एतमर की तरफ देखते हुए प्यार भरी आवाज में एतमर से कहने लगा, अब बोलो तुम क्या कहती हो। एतमर मुस्कुरा दी, कहने लगी, अब तो मेरे लिए आपकी बात ना मानना भी गुनाह है। बहरहाल आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अब बारबत के साथ बाजार जाती हूँ और रयान के यहाँ जाऊंगी, उसे साथ लेकर फिर बाजार का रुख करूंगी। आप यहाँ से निकलकर सीधे हमारे यहाँ जाइएगा और वहीं कयाम कीजिएगा। उसके साथ ही एतमर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। इस पर बारबत और कजला खान भी खड़े हो गए। उसके बाद कजला खान दोनों बहन भाई को दरवाजे तक छोड़ने आया। एतमर और बारबत चले गए और कजला खान पहले की तरह दरवाजे को अंदर से जंजीर लगाकर अपने घोड़े को खुरैरा करने लगा था। बाजार से एतमर जब लौट कर आई तो उसके साथ उसका भाई बारबत और रयान दोनों थे। जब वो दीवान खाने में दाखिल हुए तो दीवान खाने में उस वक्त निज़ा खान और करातीस दोनों मियाँ बीवी बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। एतमर, रयान और बारबत ने जो सामान उठा रखा था वो दीवान खाने के कोने में रख दिया था। जब तीनों नशिस्तों पर बैठ गए तब कुछ देर तक एतमर ने जुस्तजू भरे अंदाज में इधर उधर देखा। अपनी माँ और निज़ा खान को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहती थी कि उससे पहले ही निज़ा खान बोल उठा, बेटी, कजला खान काफी देर यहाँ बैठकर और तुम्हारा इंतजार करके थोड़ी देर पहले ही गया है। एतमर शायद कजला खान के मुतालिक ही कुछ पूछना चाहती थी कि अपने बारे में निज़ा खान के उन अल्फाज पर चौंकी थी और बदहवास से लहजे में पूछ लिया था। मैं और बारबत दोनों बहन भाई जब उनके यहाँ गए थे तो घोड़े को खुरैरा कर रहे थे। हम दोनों बहन भाई थोड़ी देर उनके पास बैठे और ये तय पाया था कि हम दोनों बहन भाई बाजार जाएंगे और वो हमारे यहाँ आएंगे और रात का खाना यहीं पर खाकर मुस्तकर की तरफ जाएंगे और लश्कर के साथ कूच करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि वो आए थे और इंतजार करके चले गए। इस पर निज़ा खान कहने लगा, वो काफी देर यहाँ बैठे रहे हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे हैं। उसे बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार भी था, तुम लोगों ने आने में देर कर दी, तब वो उठकर मुस्तकर की तरफ गया है। मेरे ख्याल में वहां उसने कोई काम निपटाना है। मेरी बच्ची, तुमने कुछ ज्यादा देर बाजार में नहीं लगा दी। इस पर एतमर मुस्कुराते हुए कहने लगी, बाबा, कजला खान के यहाँ से निकलकर मैं और बारबत दोनों बहन भाई रयान के यहाँ गए। थोड़ी देर के लिए रयान ने वहां अपने पास बिठा लिया। उसके बाद मैं, रयान और बारबत बाजार की तरफ गए। बाजार में हमने ज्यादा वक्त तो नहीं लगाया, जबकि उन्होंने वादा किया था कि शाम तक यहीं रहेंगे, शाम का खाना खाकर जाएंगे। अब अचानक उन्हें मुस्तकर में क्या काम पड़ गया है। इस पर निज़ा खान कहने लगा, बेटी, उसने मुझे उसकी तफसील तो नहीं बताई। बहरहाल वो काफी देर बैठकर तुम्हारा इंतजार करता रहा और अभी थोड़ी देर पहले ही गया है। निज़ा खान के खामोश होने पर एतमर कुछ देर तक सोच में डूबी रही, फिर अपने बाप को मुखातिब करते हुए पूछ लिया, बाबा, कजला खान हमारे यहाँ पैदल आए थे या अपना घोड़ा भी लेकर आए थे। इस पर निज़ा खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटे, वो अपना घोड़ा लेकर आया था और उसका घोड़ा इस वक्त हमारे अस्तबल में बंधा हुआ है। वो पैदल ही मुस्तकर की तरफ गया है, हो सकता है वो शाम में जल्दी ही आ जाए। कजला खान के उन अल्फाज पर एतमर खुश और मुतमईन हो गई थी। फिर अपने बाप और अपनी माँ को वो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए सारा सामान दिखाने लगी थी जो वो खरीद कर लाई थी। जब ऐसा हो चुका तब करातीस एतमर की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटे, मेरे ख्याल में सूरज गरूब होने वाला है, कजला खान जल्दी आ जाएगा। मैं चाहती हूँ उसके आने से पहले पहले खाना तैयार कर ले। रयान यहाँ बैठती है और मैं और तुम दोनों माँ बेटी मतबख में खाना तैयार करते हैं। यहाँ तक कहने के बाद करातीस जब खामोश हुई तब एतमर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही रयान भी खड़ी हो गई और रयान फिलफोर करातीस को मुखातिब करके कहने लगी, अम्मा, आप यहाँ बाबा और बारबत के पास बैठकर बातें करें, हम दोनों बहनें मतबख में खाना तैयार करती हैं। आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। कजला खान के आने से पहले पहले हम खाना तैयार कर लेंगी, आप बेफिक्र रहें। रयान के उन अल्फाज पर जहां निज़ा खान और बारबत दोनों मुस्कुरा रहे थे, वहां करातीस ने भी खुशी का इजहार किया था। उसके बाद एतमर और रयान दोनों उठी और मतबख में जाकर खाना तैयार करने लगी थी। जब वो खाने की तैयारी से फारिग हुई तब किसी कदर हैरत से रयान की तरफ देखते हुए एतमर कहने लगी, कजला को अब तक आ जाना चाहिए था, इतनी देर मुस्तकर में क्या जरूरत पड़ गई। एतमर के उन अल्फाज के जवाब में रयान कुछ कहना चाहती थी कि मगरिब की आजान सुनाई दी थी।
लिहाजा नमाज की अदायगी के लिए दोनों मतबख से निकल गई थी। निज़्ज़ा खान, करातीस, रयान और बारबत जब मगरिब की नमाज से फारिग होकर फिर दीवान खाने में आकर बैठे तब हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इस पर बारबत बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मेरे ख्याल में भाई आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। उसके साथ ही बारबत भागता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो आया, उसके साथ कजला खान भी था। दोनों दीवान खाने में दाखिल हुए। कजला खान को देखते हुए एतमर और रयान दोनों खुश हो गई थी। कजला खान जब आगे बढ़ा तब बड़ी शफकत में उसे मुखातिब करते हुए निज़्ज़ा खान कहने लगा, बेटे मुस्तकर में तुमने इतनी देर कर दी। इस पर कजला खान कहने लगा, बाबा दरअसल बात यह है कि सुल्तान और इज़ुद्दीन दोनों मुस्तकर में पहुंचे हुए थे। लश्कर की रसद का एहतमाम किया गया। उसके साथ ही जिस लश्कर ने आज रात को कूच करना है उसका तायुन किया गया और जरूरत के वक्त जिस कुमक की जरूरत हो सकती है उसे भी तैयार किया गया। अब सारी तैयारी मुकम्मल हुई तो मैं आप लोगों की तरफ आया। कजला खान जब खामोश हुआ तब करातीस एतमर की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटी उठो, पहले साथ वाले कमरे में खाना लगाएं, खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। उसके साथ ही सब उठ खड़े हुए, साथ वाले कमरे में गए। पहले फर्श पर खजूर के पत्तों से बनी हुई एक काफी बड़ी चटाई एतमर और बारबत ने फैलाई। उसके ऊपर सफेद रंग की चादर डाल दी गई थी। फिर उस पर बैठकर सब खाना खाने लगे थे। खाना खाने के बाद जब सब दीवान खाने में आए तब निज़्ज़ा खान की तरफ देखते हुए कजला खान कहने लगा, बाबा मैंने एतमर और बारबत के साथ जो वादा किया था पूरा कर दिया है। इनका तकाजा था कि आज शाम का खाना इनके साथ खाऊं, ऐसा हो चुका है। अब मुझे इजाजत दे, मैं मुस्तकर की तरफ जाता हूं, इसलिए कि बाकी सालार भी वहां पहुंच चुके होंगे, लिहाजा मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। कजला खान की उन अल्फाज पर निज़्ज़ा खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, बेटे अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, साथ ही तुम्हारे लिए दुआ भी करता हूं कि जिस मुहिम पर तुम निकल रहे हो खुदावंद तुम सबको उसमें कामयाब रखे। निज़्ज़ा खान जब खड़ा हुआ तब उसकी तरफ देखते हुए एतमर, करातीस, बारबत और रयान भी खड़े हो गए थे। उस मौके पर बारबत दीवान खाने के दरवाजे की तरफ जाते हुए कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, भाई आप सब के साथ हवेली के सदर दरवाजे के पास रुके, मैं अस्तबल से आपका घोड़ा लेकर आता हूँ। उसके साथ ही बारबत तकरीबन भागता हुआ अस्तबल की तरफ चला गया था। कजला खान और बाकी सब लोग हवेली से निकलकर सदर दरवाजे पर आन खड़े हुए थे। इतनी देर तक बारबत कजला खान का घोड़ा ले आया था। अपने घोड़े की बाग पकड़ते हुए कजला खान ने सबसे पहले एतमर और रयान पर बारी बारी एक प्यार भरी अलविदाई निगाह डाली। उसके बाद निज़्ज़ा खान, करातीस और बारबत को अलविदा किया। हवेली से निकला, अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसे एड़ लगाता हुआ मुस्तकर की तरफ चला गया था। उसी रोज रात के वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने लश्कर के साथ दहली से कूच कर गया था। दरअसल नासिरुद्दीन कबाचा ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के इलाकों पर हमलावर होकर बाज इलाकों को अपनी अमलदारी में शामिल करना शुरू कर दिया था। नासिरुद्दीन कबाचा ने पहले लाहौर पर हमला किया और लाहौर से लेकर सरहिंद तक का इलाका उसने अपने कब्जे में कर लिया। उसकी हरकत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के लिए यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त थी। लिहाजा नासिरुद्दीन कबाचा को सजा देने के लिए सुल्तान शमसुद्दीन आंधी और तूफान की तरह उसकी तरफ बढ़ा। नासिरुद्दीन कबाचा को जब खबर हुई कि सुल्तान शमसुद्दीन इंतहाई गुस्से और गजब की हालत में एक जर्रार लश्कर लेकर उस पर चढ़ दौड़ने के लिए पेशकदमी कर रहा है, तब नासिरुद्दीन कबाचा के पांव तले से जमीन खिसक गई। सुल्तान शमसुद्दीन के मिजाज, उसके इरादों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। चुनाचे उसके मुखबिरों ने मजीद ये खबर दी कि सुल्तान तो बड़ी बर्क रफ्तारी से सफर करते हुए नजदीक पहुंच रहा है। तब अफरा तफरी के आलम में लाहौर और सरहिंद तक का सारा इलाका खाली करने के बाद अपने लश्कर को लेकर नासिरुद्दीन कबाचा मुल्तान की तरफ भाग खड़ा हुआ और भागते वक्त उसने ऐसी बदहवासी का मुजाहरा किया कि अपना बहुत सा कीमती और जरूरी सामान अपने पीछे छोड़ गया। चुनाचे सुल्तान शमसुद्दीन जब उस जगह पहुंचा जहां ये सारा सामान बिखरा हुआ था तो सुल्तान शमसुद्दीन ने उसके सारे सामान पर कब्जा कर लिया। एहतियात की खातिर चंद रोज वहां कयाम किया। उसके बाद वो अपने लश्कर को लेकर दहली की तरफ चला गया था। इसी दौरान एक बहुत बड़ा हादसा उठ खड़ा हुआ और वो सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की हिंदुस्तान में आमद थी। दरअसल सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह बरवान के मकाम पर चंगेज खान से टकराया था और ये टकराव ऐसा शदीद और खौफनाक था कि उस मार्के में सुल्तान जलालुद्दीन ने चंगेज खान को बदतरीन शिकस्त दी और वो शिकस्त उठाकर भाग खड़ा हुआ। इस जंग में सुल्तान के दो सालारों सैफुद्दीन अगराक और अमीनुल मलिक ने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। चंगेज खान की उस शिकस्त के दौरान सुल्तान के हाथ एक घोड़ा लगा और उस घोड़े के बारे में सैफुद्दीन अगराक और अमीनुल मलिक के दरमियान तकरार हो गई। उस तकरार के दौरान अमीनुल मलिक ने गुस्से में घोड़े का चाबुक उठाकर सैफुद्दीन के सर पर दे मारा। उसने सुल्तान से शिकायत की। चूंकि सुल्तान को अमीनुल मलिक की वफादारी पर एतमाद न था और 30,000 फौज उसकी कमानदारी में थी, इसलिए सुल्तान सुनकर खामोश हो रहा।
اس سے سیف الدین اگراق کو بڑا رنج ہوا، چنانچہ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر روانہ ہو جائے۔ جب جلال الدین کو معلوم ہوا تو اس نے اگراق کو سمجھانے کی پوری کوشش کی اور حالات کی نزاکت کا احساس دلایا۔ سیف الدین اگراق سلطان کے اصرار کے پیش نظر اس وقت تو خاموش ہو رہا، لیکن جب رات ہوئی، لوگ سو گئے، تو اپنے لشکر کے ساتھ وہ سلطان کو چھوڑ کر کوچ کر گیا۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد چنگیز خان ابھی تک تالکان کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور اسے مناسب موقع کا انتظار تھا کہ سلطان جلال الدین سے اپنی شکست کا انتقام لے۔ جب اسے علم ہوا کہ سلطان کا ایک سالار سیف الدین اگراق سلطان کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا ہے، تو اس نے سلطان سے انتقام لینے اور سلطان پر ضرب لگانے کے لیے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ سلطان کو بھی اس کے مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ سیف الدین اگراق کے جانے اور اس کے لشکر کی تعداد کم ہونے سے چنگیز خان فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ چنانچہ سلطان کو بھی موقع کی نزاکت کا صحیح اندازہ ہو گیا۔ ادھر چنگیز خان تالکان سے نکل کر پھر بروان کی طرف روانہ ہوا تاکہ سلطان سے اپنی شکست کا انتقام لے، جبکہ سلطان اپنے لشکر کی حالت دیکھتے ہوئے بروان سے غزنی کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ موقع پا کر دریائے سندھ کو عبور کر کے ہندوستان چلا جائے اور وہاں قسمت آزمائی کرے۔ جب چنگیز خان بروان کے مقام پر پہنچا تو سلطان غزنی سے آگے نکل گیا تھا۔ چنگیز خان بھانپ گیا کہ سلطان کیا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے عہد کر لیا کہ جس طرح بھی ہو سکا وہ سلطان جلال الدین کو دریائے سندھ عبور نہیں کرنے دے گا۔ چنانچہ بڑی تیزی سے سلطان کے پیچھے لگ گیا۔ یہ تعاقب ایسا خوفناک تھا اور چنگیز خان کو اتنی جلدی تھی کہ بعض اوقات راتوں کو بھی آرام نہیں کرتا تھا اور لشکریوں کو اتنا موقع بھی نہ ملتا تھا کہ وہ کھانا پکا سکے۔ دوسری طرف یہی حالت سلطان کی بھی تھی، چنانچہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے جا کر پڑاؤ کر گیا۔ رات کی تاریکی میں چنگیز خان بھی وہاں پہنچ گیا اور سلطان جلال الدین اور اس کے لشکر کو اس نے گھیر لیا۔ چونکہ سلطان کا سالار سیف الدین اگراق اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، لہٰذا سلطان جلال الدین کے پاس اب مٹھی بھر لشکری رہ گئے تھے۔ تاہم دریائے سندھ کے کنارے جلال الدین نے چنگیز خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس موقع پر سلطان کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ سلطان کے پاس دو ہی بڑے سالار تھے، ایک سیف الدین اگراق اور دوسرا امین الملک، اور ان دونوں میں ایک گھوڑے کی وجہ سے چپکلش ہو گئی تھی۔ سیف الدین اگراق تو پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ دریائے سندھ کے کنارے جب سلطان جلال الدین کا چنگیز خان کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا تو اس امین الملک نے بھی بے وفائی کی اور اپنے بچے کچے ساتھیوں اور لشکریوں کو جمع کر کے اور سلطان کو تقدیر کے حوالے کر کے خود پشاور کی طرف چلا گیا۔ سلطان جلال الدین اپنے مٹھی بھر لشکریوں کے ساتھ صبح سے لے کر زوال آفتاب تک بڑی پامردی اور جرأت مندی کے ساتھ چنگیز خان اور اس کے منگول لشکریوں کا مقابلہ کرتا رہا اور انہیں اپنے نزدیک تک نہ آنے دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس موقع پر چنگیز خان کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر تھا اور جبکہ سلطان کے پاس صرف 700 لشکری رہ گئے تھے۔ چنانچہ جب سلطان نے اندازہ لگایا کہ اب حالات اس کی گرفت سے باہر ہو گئے ہیں، تب وہ دریائے سندھ کی طرف ہٹا۔ ایک ایسے مقام پر آیا جہاں دریائے سندھ 30 فٹ نیچے بہ رہا تھا۔ سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کے ساتھ وہ دریائے سندھ کی بل کھاتی موجوں میں کود گیا۔ چنانچہ سلطان جلال الدین طوفانی موجوں کے ساتھ لڑتا بھیڑتا دوسرے کنارے پر صحیح سلامت پہنچ گیا۔ جب سلطان نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اس وقت چنگیز خان اور اس کے بیٹے اس حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا، پدرے پسر چنی بایت۔ چنانچہ دریائے سندھ کو عبور کر کے سلطان جلال الدین 2-3 گھنٹے تک اکیلا اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ ممکن ہے کوئی بچا کچا اس کا لشکری اس تک پہنچ جائے۔ جب سلطان نے دریا میں چھلانگ لگائی تھی تو سلطانی لشکر کے بہت سے سپاہیوں کی تعداد اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دریائے سندھ میں کود گئی تھی۔ ان میں سے اکثر تو پانی میں ڈوب گئے، لیکن جو بچ گئے تھے انہیں منگولوں نے تیروں کی زد پر لے کر ختم کر دیا تھا۔ بہرحال جوں تو کر کے 6-7 لشکری بچ بچا کر سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ ایک دن سلطان کو اطلاع ملی کہ اس علاقے کے کچھ ہندو لشکری پاس ہی ایک مقام پر عیش و عشرت میں مشغول ہیں۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اپنے بچاؤ کے لیے جنگل سے لاٹھیاں کاٹ لے تاکہ بوقت ضرورت ان سے کام لیا جا سکے، اس لیے کہ سلطان اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہتھیار نہیں رہے تھے۔ چنانچہ یہ کام کرنے کے بعد سلطان اور اس کے لشکری اچانک ہندوؤں کے اس لشکر پر ٹوٹ پڑے اور وہ سلطان اور اس کے ساتھیوں کے اس حملے سے ایسے گھبرائے کہ گھبراہٹ میں ہتھیار اور ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ سلطان جلال الدین کے لیے غیبی امداد تھی، اس لیے کہ سلطان کے سب لشکری نہتے تھے۔ منگولوں کے تعاقب کا تو ڈر تھا ہی، مقامی آدمی بھی کچھ کم خطرناک نہ تھے۔ اس علاقے کا حکمران ایک ہندو راجا تھا۔ جب راجا کو سلطان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ 1000 پیادہ اور 500 سواروں کا لشکر لے کر سلطان پر حملہ آور ہو گیا۔
सुल्तान की रफाकत में मुट्ठी भर जानिसार थे और अक्सर निहत्थे, लेकिन ऐसी पामर्दी से लड़े कि हिंदू राजे को बदतरीन शिकस्त हुई। राजा मारा गया। अब सुल्तान के लश्कर में रोज बरोज इजाफा हो रहा था। चुनाचे रफ्ता रफ्ता सुल्तान के लश्कर की तादाद चंद सैकड़ों तक पहुंच गई। एक दिन सुल्तान को खबर मिली कि मरने वाले राजा के लश्करियों का एक हिस्सा सुल्तान की कयामगाह के करीब ही पड़ाव किए हुए है। चुनाचे सुल्तान ने अपने लश्करियों के साथ अचानक उन पर छापा मारा और वो लश्करी सारा साजो सामान और हथियार छोड़कर भाग गए, और इस तरह सुल्तान के पास हथियारों का मामूली सा जखीरा भी जमा हो गया। जब सुल्तान की उन यलगारों की खबरें इर्द गिर्द के छोटे मोटे राजाओं और महाराजाओं को मिली तो उन्हें भी अपना मुस्तकबिल खतरे में घिरा नजर आने लगा। चुनाचे सलाह मशवरा होने लगा कि इस फितने का सद्देबाब कैसे किया जाए ताकि सुल्तान के कदम जमने ना पाए। ये वो वक्त था जब सुल्तान की कमान में बामुश्किल 500 लश्करी होंगे। तय पाया कि 6000 के लश्कर से सुल्तान पर हल्ला बोल दिया जाए और उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। लेकिन दुश्मन को सुल्तान की शुजाअत और जंगी बहारत का कोई अंदाजा ना था, और जिस काम को वो आसान समझे बैठे थे वो बहुत मुश्किल था। हस्बे मामूल जब दुश्मन सुल्तान पर हमलावर हुए तो सुल्तान ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ उन्हें बदतरीन शिकस्त दी और मैदान सुल्तान के हाथ में रहा। अभी तक सुल्तान के बिछड़े हुए लश्करी 2-2, 4-4 की तादाद में लश्कर में आकर शामिल हो रहे थे और उनकी तादाद 5-6 हजार तक पहुंच गई। दूसरी तरफ चंगेज खान अभी तक दरियाए सिंध के उस पार पड़ाव किए हुए था और सुल्तान की उन छोटी छोटी फतुहात की खबरें सुनकर गुस्से में बल खा रहा था। आखिर उसने एक भारी लश्कर सुल्तान के ताक़ुब में रवाना किया। कहा जाता है कि लश्कर चंगेज खान ने अपने बेटे चुगताई खान की सरकर्दगी में रवाना किया था। चूंकि सुल्तान जलालुद्दीन के हालात अभी तक हद दर्जे नासाजगार थे, इसलिए उसने दिल्ली का रुख किया था ताकि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो उस वक्त हिंदुस्तान का हुक्मरान था, उससे मंगोलों के खिलाफ इमदाद का तालिब हो। उधर मंगोलों का लश्कर सुल्तान के ताक़ुब में लगा और मंगोल शाहपुर तक आए, लेकिन जब देखा कि सुल्तान बहुत आगे निकल गया है तो वो शाहपुर को लूटकर वापस चले गए। चुनाचे सुल्तान जलालुद्दीन दारुल सल्तनत दिल्ली तक पहुंचा और उसने अपने एक सालार ऐनुल मलिक को अल्तमश के दरबार में इस गरज के लिए रवाना किया कि वो तमाम वाकयात शमसुद्दीन अल्तमश के गोश गुजार करके दरख्वास्त करे कि शमसुद्दीन अल्तमश अपनी कलमरो के किसी दूर दराज कोने में सुल्तान जलालुद्दीन को थोड़ी सी जागीर अता कर दे। शायद इस तरह सुल्तान जलालुद्दीन अपने खिलाफ हालात का रुख बदलने में कामयाब हो जाए। लेकिन चूंकि सुल्तान जलालुद्दीन अपनी जंगी महारत और बहादुरी की वजह से इर्द गिर्द के सारे हुक्मरानों के लिए हवा बना हुआ था, इसलिए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अजीब मखमसे में फंस गया। कई दिन खुसर फुसर होती रही, किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। इस दौरान सुल्तान जलालुद्दीन का एलची ऐनुल मलिक सुल्तान अल्तमश के पास कयाम किए रहा। चूंकि ये सारी बस्तो कुशाद ऐनुल मलिक के सामने होती रही थी और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश नहीं चाहता था कि उन वाकयात का इल्म सुल्तान को भी हो जाए, इसलिए उसने ऐनुल मलिक को मरवा दिया और कहला भेजा कि कासिद हैजे से मर गया है। चुनाचे सुल्तान जलालुद्दीन के एलची ऐनुल मलिक की मौत पर शमसुद्दीन अल्तमश ने इजहार अफसोस करने के अलावा सुल्तान जलालुद्दीन के लिए कीमती तहाइफ और लश्कर के लिए रसद का काफी जखीरा भी रवाना किया। नीज ये मशवरा पेश किया कि चूंकि हिंदुस्तान की आबो हवा सेहत के लिए चंदा साजगार नहीं रहती, इसलिए अंदेशा है कि आपकी और आपके लश्कर की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस पर भी अपना इरादा बदलने पर आमादा ना हो तो दिल्ली के नवाह में जमीन का एक टुकड़ा पेश किया जा सकता है। सुल्तान जलालुद्दीन ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के उस जवाब से अंदाजा लगा लिया कि दिल्ली का हुक्मरान तबका उस क़यामत से नाखुश है, इसलिए उसे मजीद कयाम नहीं करना चाहिए। चुनाचे लश्कर को वापसी का हुक्म दिया। उस वक्त तक सुल्तान जलालुद्दीन की कमानदारी में 10,000 जानिसार जमा हो चुके थे। दरियाए सिंध के किनारे से मुल्हका इलाके हुकूमत दिल्ली की बालादस्ती से आजाद होने की वजह से छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे। जब सुल्तान शमसुद्दीन का मायूस कुन जवाब सुनकर सुल्तान जलालुद्दीन उधर को वापस लौटा तो उसका मकसद ये था कि उन रियासतों पर काबू पाकर वहीं ठहर जाएगा और हालात की दुरुस्ती का इंतजार करेगा। उन राजाओं में सबसे बड़े राजा का नाम राय कोका था। जब उसे मालूम हुआ कि सुल्तान इन इलाका जात को फतह करने के इरादे से चला आ रहा है तो सबसे पहले उसने सुल्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इजहार फरमा बरदारी किया। नीज अपनी लड़की सुल्तान के हरम में दाखिल कर दी और इजहार इताअत के लिए अपने बेटे को सुल्तान की खिदमत में रवाना किया, जिसे सुल्तान ने खिल्लत शाहाना से सरफराज करके कत्ल खान के खिताब से नवाजा। इसी असना में सुल्तान को यह खबर मिली कि उसके 2 बड़े सालारों में से अमीनुल मलिक, जो उसे छोड़कर पिशावर की तरफ रवाना हुआ था, उसे हमलावर होकर मंगोलों ने कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसकी बेटी बेयारो मददगार रह गई है और वो बेबस लड़की सिंध के हाकिम नासिरुद्दीन कबाचा की तहवील में है।
امین الملک بہرحال سلطان جلال الدین کے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ یہ علیحدہ بات تھی کہ ایک گھوڑے کے سلسلے میں اس کی اپنے ساتھی سے تکرار ہو گئی تھی، اور یوں سیف الدین اور امین الملک کی وجہ سے سلطان جلال الدین کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ حالانکہ وہ چنگیز خان کو شکست دے چکا تھا، اور اس شکست کے بعد وہ چنگیز خان کا تعاقب کرتے ہوئے اسے یقیناً آگے آگے بھاگنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن سیف الدین اور اسی امین الملک کی بے وفائی اور حماقت کی وجہ سے الٹا سلطان کو نقصان ہوا اور اسے بے بس ہو کر ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہونا پڑا۔ بہرحال سندھ کے حاکم ناصر الدین قباچہ کی طرف سلطان جلال الدین نے پیغام بھیجا کہ وہ اس کے مرنے والے سالار امین الملک کی بیٹی کو فوراً اس کے پاس بھیج دے۔ ناصر الدین قباچہ بھی سلطان جلال الدین کی جرأت مندی اور اس کی بہادری سے واقف تھا، لہٰذا اس نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور لڑکی کو قیمتی تحائف کے ساتھ، جن میں ایک ہاتھی بھی شامل تھا، سلطان کی خدمت میں بھیج دیا۔ ناصر الدین کے اس عمل سے سلطان بہت خوش ہوا